गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रवि, अनुपादा शिक्षण संस्थान गोपालगंज, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। पिछला जो मेरा वीडियो था उसमें हम लोगों ने शिक्षा और मनोविज्ञान का अलग अलग कॉन्सेप्ट समझा, और इस वीडियो में हम लोग शिक्षा और मनोविज्ञान का ज्वाइंट कंसेप्ट यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका क्षेत्र क्या है और इसकी लिमिटेशंस यानी सीमाएं क्या है। इसकी चर्चा हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, या ये कहें कि अपने मैटर को आगे बढ़ाने से पहले, हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो हैं इस शिक्षा मनोविज्ञान का जो कंसेप्ट है से संबंधित वीडियो है, इसको अपने जानने वाले जो शिक्षा शास्त्री हैं या जो कोई भी शिक्षार्थी हैं जो सीटेट सहित अन्य किसी प्रकार की शिक्षक की परीक्षा या पात्रता परीक्षा की तैयारी करते हैं तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जो भी मेरी वीडियो आती है वह देन एंड देयर आप तक पहुंच सके। आई होप आप लोग कर भी रहे हैं और करेंगे भी। दूसरी चीज़ कि मैंने पिछले वीडियो में एक चीज़ की चर्चा किया था कि अगर कोई कमी है, कोई डाउट्स है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में देने का काम करेंगे, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। इस कड़ी में बहुत सारी शुभकामनाएं भी आई है, मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इसके साथ साथ 2-3 सुझाव आए हैं और वह सुझाव मैं समझ रहा हूं अच्छी सुझाव है। मैं आप लोगों को भी शुक्रिया करता हूं। सुझाव है कि कुछ टेक्निकल इशू है, उस टेक्निकल इशू को हम जल्द ही समस्या का समाधान करने में लगे हुए हैं। आई होप हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अपना जो मैटर है आज की वीडियो का, जो उद्देश्य है, जो आपको हम लोगों को सीखना है, उस मैटर पे। सीखना क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। जैसा आप हमारे स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है या शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है शिक्षा से संबंधित विज्ञान। अगर एक सुसज्जित परिभाषा की हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसके माध्यम से शैक्षिक प्रक्रियाओं की, शैक्षिक समस्याओं की, शैक्षिक परिस्थितियों की या शैक्षिक परिस्थितियों में आने वाली समस्याओं के समाधान करने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि शिक्षक शिक्षार्थी को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। जैसा आप हमारे बोर्ड पर भी देख रहे हैं, वही चीज़ दिया हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसका संबंध शिक्षा के सिद्धांतों और समस्याओं से है, यानी कि शिक्षा की जो भी सिद्धांत हैं, जो भी शिक्षा से संबंधित समस्याएं हैं, उसका जो अध्ययन हम करते हैं जिस पार्ट में, जिस विषय में, जिस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, उसको शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। दूसरे शब्द में कह रहा है कि मनोविज्ञान का शैक्षिक प्रक्रिया और सिद्धांतों के अध्ययन से है शिक्षा संबंधी, शिक्षा में जो भी समस्याएं क्रिएट हो रही है, जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, उसका विश्लेषण करना, विवेचना करना, उसको एक्सप्लेनेशन करना, उसका एवेल्युएशन करना, ये सारी एक्टिविटीज जो एक्सप्लेनेशन किया जाता है या जो भी एक्टिविटीज होती है, यह शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होती है। जैसा आप शिक्षा के बारे में पढ़ा पिछले यूट्यूब वीडियो में कि शिक्षा क्या है, आज से नहीं आद से चलती आ रही है, यानी कि आद की शिक्षा में और आज की शिक्षा में जो आप परिवर्तन देख रहे हैं, इसमें शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत बड़ा रोल, अहम भूमिका है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान ही ने आज की शिक्षा को आज की शिक्षा के रूप में परिवर्तित करने, विकसित करने का काम किया है। अब कुछ परिभाषाएं हैं, जैसा आप देख रहे हैं, सबसे पहली परिभाषा है आपको स्किनर की, जिन्होंने बताया है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। यानी बातें स्पष्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान में क्या अध्ययन करते हैं? सीखने और सीखने की प्रक्रिया।
यानी कि सिखाने वाला जो व्यक्ति होता है वह ऐसा नहीं है केवल सिखा रहा है। इट मीन्स मैं आप लोगों को कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो केवल मैं बता ही नहीं रहा हूँ, कुछ सीख भी रहा हूँ, सिखा ही नहीं रहा हूँ, बट कुछ सीखने को भी हमें मिल रही है। यानी कि अधिगम, लर्निंग, सीखना सिखाना एक ऐसी प्रक्रिया है। इट मीन्स शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दोनों पक्ष को, यानी सीखने वाला को भी और सिखाने वाला को, दोनों को भी लाभ होता है। स्किनर ने इस बात का जिक्र किया है कि शिक्षा मनोविज्ञान वैसा विषय है, वैसा विषय वस्तु है, वैसा सब्जेक्ट है जिसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। देन आप देखें दूसरी परिभाषा है आपको सेंट्रॉक्स की, इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बताया है कि शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शैक्षिक परिस्थितियों में, शैक्षिक परिस्थिति, अब थोड़ा सा एक आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि शैक्षिक परिस्थिति का क्या अर्थ है। शैक्षिक परिस्थिति का अर्थ होता है कि शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जिन जिन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, जिन जिन टूल्स की आवश्यकता होती है, जिस तरह की सिचुएशंस की आवश्यकता होता है, यानी दूसरे शब्द में अगर कहें तो इन क्लासरूम जो भी सिचुएशंस होते हैं वह शैक्षिक प्रक्रिया है। या ये कहें कि करिकुलम के अंतर्गत आने वाली जो भी स्थितियां होती है, जो भी परिस्थितियां होती है, जो भी एक्टिविटीज होता है, न केवल शैक्षिक बट शैक्षिक भी, यानी कि करिकुलर और को करिकुलर दोनों एक्टिविटीज़ मिला करके करिकुलर एक्टिविटी या शैक्षिक परिस्थिति, एजुकेशनल सिचुएशन क्रिएट होता है। दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं कि ये एजुकेशनल सिचुएशन जो है यह आइडेंटिफाई करता है किसको, करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ को। अब यहाँ सेंट्रॉक्स महोदय ने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें शैक्षिक परिस्थिति में शिक्षण और अधिगम की बोध में विभिन्नता दिखता है। यहाँ शैक्षिक परिस्थिति, अब यहाँ क्या बात आ रहा है, एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ शैक्षिक परिस्थिति प्रबल है, बढ़िया है, अनुकूल है, और एक प्रतिकूल है। दोनों के बीच जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में अंतर होता है उसको हम अकॉर्डिंग टू सेंट्रॉक्स मनोविज्ञान में अध्ययन करने का काम करते हैं। देन हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। एक लाइन में अगर कहें तो शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें शैक्षिक प्रक्रियाओं, शैक्षिक समस्याओं का समाधान, विश्लेषण करने का प्रयास किया जाता है। अब आते हैं जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वह क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य। आखिर हम कोई भी वर्क करते हैं तो उसका कुछ उद्देश्य होता है, उसकी कुछ एम्स होता है, कुछ गोल होता है कि आखिर हम क्यों कर रहे हैं। कहीं हम जाते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, दुनिया की कोई भी काम कोई व्यक्ति करता है तो उद्देश्य विहीन नहीं होता है, उद्देश्य होता है। ठीक उसी प्रकार आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जानना एक शिक्षक के लिए क्यों ज़रूरी है। शिक्षक के लिए जो ज़रूरी है वही चीज़ शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। आते हैं इसके टॉपिक पे। आप जैसा देख रहे हैं कि पहला जो पॉइंट है वह क्या है, शिक्षकों की सहायता करना। शिक्षा मनोविज्ञान का फर्स्ट ऑफ ऑल जो उद्देश्य होता है वह होता है शिक्षक, यानी कि मेरा सहायता करना। अब बात आती है कि शिक्षक का शिक्षा मनोविज्ञान कैसे सहायता करता है। आते हैं इस पे। जैसे आप जान रहे हैं कि शिक्षक क्या है, शिक्षार्थी को के ज्ञान में, उसके रुचि में, उसके मेंटल एबिलिटी में, उसकी नैतिकता में, उसकी सामाजिकता में परिमार्जन करने का काम करता है। तो आखिर ये परिमार्जन कैसे करेगा? इसको परिमार्जित करने के लिए सबसे पहले उस शिक्षक का दायित्व होता है कि बच्चे का जो मेंटल एबिलिटी है, उसकी मोरालिटी है, उसकी जो सोशल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, मतलब जो भी, चूँकि शिक्षा ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता है तो ऑल राउंड डेवलपमेंट के जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी डायमेंशन हैं, उसके बारे में सबसे पहले शिक्षक जानता है। देन वहाँ से वह क्या करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है। तो आखिर वह बच्चा कहाँ तक सीखा हुआ है किसी भी कंसेप्ट को, या उसकी रुचि, इंटरेस्ट किस
पर्टिकुलर विषय में है, उसकी अभिक्षमता क्या है, उसकी मेंटल एबिलिटी क्या है, इसकी जानकारी शिक्षक का होना, शिक्षक के पास होना जरूरी है। और इसका ज्ञान कैसे होगा? इसकी ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से ही होगा। यानी कि जब तक शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को नहीं होगा, वह विद्यार्थी के बारे में नहीं जान पाएगा, और जब तक वह विद्यार्थी के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका शिक्षण जो होगा वह प्रभावी नहीं होगा। तो एक शब्द में ये भी कह सकते हैं कि इफेक्टिव टीचिंग के लिए, अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, दूसरों से अलग करने के लिए, एक आदर्श शिक्षक के रूप में अपने आप को डेवलप करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा टॉपिक है, पॉइंट है, वह क्या है? उचित शैक्षिक निर्देशन देना। उचित शैक्षिक निर्देशन देना। उचित शैक्षिक निर्देशन का मतलब क्या है कि ये निर्देशन वह किसको देगा भाई? निर्देशन यानी कि परामर्श वह देगा किसको? शिक्षार्थी को, शिक्षार्थी के पेरेंट को, विद्यालय के जो ये कहें कि व्यवस्थापक हैं या व्यवस्था है, उनको शिक्षक क्या करता है? चूँकि शिक्षक कहा गया है कि शिक्षार्थी जो होता है अपने शिक्षक के सामने वह फुली नेकेड होता है, पूर्ण रूप से वह खुला होता है। वह चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो, यानी हर एंगल से, क्योंकि शिक्षक के पास मनोविज्ञान का ज्ञान होता है। वह सारी एक्टिविटी के अध्ययन के आधार पे, व्यवहारों के अध्ययन के आधार पे वह जानता है कि यह बच्चा कहाँ तक जाएगा, किस क्षेत्र में जाएगा, किस क्षेत्र में अगर इसको आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे तो जल्दी अपनी गोल को अचीव कर लेगा, उसको सफलता उसके हाथे लग जाएगी। तो शैक्षिक निर्देशन देने में, यानी कि अभिभावक को या विद्यालय प्रबंधन समिति को या विद्यालय को, या ये कहें कि खुद शिक्षार्थी को, स्टूडेंट को शैक्षिक परामर्श देने में, उसका लक्ष्य निर्धारित करने में शिक्षा मनोविज्ञान का अहम रोल होता है। और इस उद्देश्य से ही शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक को होनी चाहिए। दिन आते हैं हम तीसरा जो टॉपिक है वह क्या है? उचित व्यावसायिक निर्देशन प्राप्त करने में, यानी कि शिक्षार्थी को उचित व्यावसायिक, यानी कि उसका कैरियर, उसका प्रोफेशन किस क्षेत्र में प्रबल है, या ये कहें कि वह किस क्षेत्र में अगर अपना कैरियर बनाता है तो इजी वे में सफल हो जाएगा, आसानी से अपने आप को सरवाइव कर जाएगा। इसकी ज्ञान के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना शिक्षक के पास ज़रूरी होता है, या ये शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है कि जो शिक्षा शास्त्री हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के जो ज्ञाता हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के जिनके पास ज्ञान हो, वो आसानी से उचित मार्गदर्शन, व्यावसायिक मार्गदर्शन, यानी कि उसकी कार्यक्षेत्र के चयन में, शिक्षार्थी के कार्यक्षेत्र के चयन में अपना बहुमूल्य सहयोग कर सके। देन आता है नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि फोर्थ पॉइंट, वह है उचित अध्यापन विधि प्रस्तुत करने में। देखिए, अध्यापन विधि का हम लोग अगले टॉपिक में अध्ययन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि अध्यापन विधि क्या है। अध्यापन विधि यानी कि इन टीचिंग पीरियड, शिक्षण कराते समय शिक्षक जो भी विधियों का प्रयोग करता है, जो भी मेथड्स का यूज करता है क्लासरूम में, उसको शिक्षण विधि के नाम से जानते हैं। बहुत सारी विधियां हैं, जैसे आप आगे चल के पढ़ेंगे तो पाएंगे। आगमन विधि है, निगमन विधि है, संश्लेषण विधि है, विश्लेषण विधि है, उदाहरण विधि, बहुत सारी विधियां हैं। ठीक है, इसका हम लोग जब शिक्षण विधि का अध्ययन करेंगे तो डिटेल्स पढ़ेंगे। यानी कि क्लासरूम में अध्यापक जिन जिन विधियों का प्रयोग करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। और विद्यार्थियों की मनोदशा के अनुसार, शिक्षार्थियों के मनोदशा के अनुसार, उसकी मेंटल एबिलिटी के अनुसार, उनकी मोरालिटी के अनुसार शिक्षक क्या करता है? इन अध्यापन विधियों का, इस टीचिंग मेथड्स का
चयन करता है। तो एक सही टीचिंग मेथड का चयन करना शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है, ताकि शिक्षक का शिक्षण इफेक्टिव हो सके, प्रभावी हो सके, दूसरों से अलग हो सके, शिक्षक एक आदर्श बन सके। देन अगला है उचित मूल्यांकन विधि का चयन। शिक्षा मनोविज्ञान का अगला जो उद्देश्य होता है, यह मूल्यांकन विधियां जो है, बहुत सारी मूल्यांकन विधियां हैं, जिसको हम मूल्यांकन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, है ना। उन मूल्यांकन विधियों में सबसे अच्छी मूल्यांकन एट द प्रेजेंट टाइम हमारी जो सिचुएशन है, शैक्षिक परिस्थिति है, इस परिस्थिति में इस बच्चों में कौन सी मूल्यांकन विधि सही होगी, इसका चयन करना शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है, ताकि शिक्षक अपनी शिक्षण को प्रभावी कर सके, अपने मूल्यांकन को प्रभावी कर सके, अपनी जो एवेल्युएशन है उसको प्रभावी कर सके, और बच्चा अपनी सही रास्ते पे जा सके। इसके लिए एक उचित मूल्यांकन विधि का चयन करना शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है। दिन आते हैं हम अगले पॉइंट पे, वह है क्या है, उचित पाठ्यक्रम बनाने में। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम बनाने में भी बहुत बड़ा योगदान होता है। आप देख रहे हैं, देखते भी होंगे कि हर साल या हर 2-4 साल पे कुछ ना कुछ टीचिंग मटेरियल कुछ सिलेबस में कुछ नया ऐड होता है, कुछ चीज़ों को बाहर किया जाता है। जैसे अभी आपने देखा कोविड-19 का दौर चल रहा है। इस कोविड-19 में 25% CBSE क्या की है कि अपना सिलेबस को कट करने का काम की है, यानी कि जो पिछले ईयर में था, पिछले सेशन में था, उसका 75%, अब उस 75% जो चुना है उसमें देखा होगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि बच्चा का न केवल मानसिक बल्कि अन्य जो व्यवहारिक, जैसे कि उसका सामाजिक विकास है, उसका नैतिक विकास है, उस बच्चे का आर्थिक विकास है, उस बच्चे का व्यावसायिक विकास है, किस किस टॉपिक से हो रहा है, उसको छोड़ करके कुछ कम प्रभावी, ऐसा नहीं है शिक्षा कभी बेकार नहीं होता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कम प्रभावी होंगे या उसको अगले क्लास में भी दिया जा सकता है, वैसे पॉइंट्स को उसने कटअप करने का काम किया है, कट करने का काम किया है 25% को। तो एक तरह से कहें कि ये करिकुलम सिलेबस तैयार करने में भी शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान होता है, और शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है एक सफल, एक सक्सेस करिकुलम या सिलेबस को तैयार करना। ठीक है, दिन आते हैं हम अगला जो टॉपिक है, आई होप लास्ट टॉपिक है, प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ करना। यानी कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है, देखिए शिक्षा में भी बहुत सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक माहौल हैं, प्रशासनिक परिस्थितियां हैं। इन प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत बड़ा योगदान होता है। कैसे, मान लीजिए कि कहीं कुछ कमियां दिख रही है, तो शिक्षक चूँकि मनोविज्ञान का ज्ञाता है, व्यवहार के अध्ययनों का ज्ञाता होता है, तो वह क्या करता है, प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसमें सुधार करने के लिए अपना बहुमूल्य सुझाव अपने अधिकारियों को, अपने व्यवस्थापक को, अपने जो स्कूल के जो प्रभारी हैं उनको देने का काम करता है, ताकि शिक्षा मनोविज्ञान का जो उद्देश्य है वह फुलफिल हो सके। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का यह भी उद्देश्य है कि एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण हो, ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण हो, एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था डेवलप हो ताकि शिक्षार्थी इजी वे में शिक्षा ग्रहण कर सकें, और पेरेंट अपने बच्चों को एक ऐसी अच्छी माहौल में, वेल डेवलप्ड सिचुएशन में शिक्षा ग्रहण करा सकें, और शिक्षक भी अच्छे माहौल अनुभव करते हुए अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने का प्रयास कर सके। ये उद्देश्य होता है शिक्षा मनोविज्ञान का। तो आई होप आप लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान का जो उद्देश्य होता है समझ लिया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वह है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, यानी कि कौन कौन सा स्कोप है, स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। आप देख रहे हैं कि ऐसे भी आप जानते हैं कि शिक्षा 3 डायमेंशनल प्रोसेस है, जिसमें शिक्षक, शिक्षा और शिक्षार्थी होते हैं। तो इसमें तो ये 3 आने ही आने हैं, इसके अलावा और कुछ दिया हुआ है जिसको आप लोग पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ दिया है पहला जो है लर्नर, क्योंकि लर्नर के अभाव में, शिक्षार्थी के अभाव में शिक्षा की कल्पना की ही नहीं जा सकती है।
एक लाइन में कहें कि अगर मैं यूट्यूब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अगर आप लोग इसको नहीं सुने या इसको नहीं गेन करें या इसको देखने वाला कोई नहीं हो तो फिर इसका कोई महत्व तो नहीं है। दूसरे शब्दों में अगर फिजिकल क्लासरूम की बात करें तो खूब अच्छा विद्वान शिक्षक है, बट वह क्लासरूम में जाता है, सारे बच्चे क्या हैं कि क्लासरूम से बाहर हैं, वह किसे पढ़ाएगा? वह दीवार को तो पढ़ाएगा नहीं भाई। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि शिक्षार्थी का होना शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत आवश्यक है। शिक्षार्थी के अभाव में शिक्षा मनोविज्ञान की कल्पना नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का पहला जो क्षेत्र है वह क्या है? शिक्षार्थी। दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप, यानी कि सीखने की प्रक्रिया का जो स्वरूप है उसका जो नेचर है, नेचर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। शिक्षा मनोविज्ञान का जो प्रोसेस है, जैसे कि पुरातन व्यवस्था में क्या था? रटंत शिक्षा विद्या थी। अभी की व्यवस्था में क्या है? बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, बट क्या है? सिखाया जाता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान यह प्रयास करता है कि ऐसी टॉपिक को ऐसे समझाया जाए या ऐसे टॉपिक सिलेबस में डाले जाएं, ऐसे सब्जेक्ट एंड मैटर डाले जाएं ताकि बच्चों का व्यवहारिक विकास हो सके, उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। इट मीन्स ये कहें कि बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये नैतिक विकास, उसकी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक डेवलपमेंट। हाँ, तो अगला टॉपिक है सीखने की परिस्थिति, द लर्निंग सिचुएशन। लर्निंग सिचुएशन का अर्थ है कि फिजिकल कंडीशंस ऑफ क्लासरूम, फिजिकल कंडीशंस ऑफ दैट स्कूल, फिजिकल कंडीशन ऑफ दैट फैमिली, यानी कि उस बच्चे का, जिस बच्चे का हम शिक्षण कर रहे हैं या हम जहाँ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया संचालित कर रहे हैं, उस क्लासरूम की स्थिति क्या है, भौतिक स्थिति क्या है, उस जहाँ से बच्चे आ रहे हैं उनकी पारिवारिक स्थिति क्या है, परिवार का जो संबंध है, आपसी संबंध कैसा है, ये बैठने का जो आप देखते होंगे, आप लोग कई बार इस चीज़ को ध्यान दिए होंगे कि बच्चों को जब असेंबली में खड़ा कराया जाता है तो उसको हाइट वाइज खड़ा कराया जाता है। क्यों? क्योंकि सभी बच्चों से जो इंटरेक्शन हो वह प्रॉपर वे में हो, सबके साथ ये वे में आप इंटरेक्शन कर सकें। ठीक यही प्रक्रिया आपको क्लासरूम में भी अपनाई जाती है। ये कहें कि क्लासरूम जो है वह ज़्यादा गर्म नहीं हो, ज़्यादा ठंडा नहीं हो, ये कहें कि क्लासरूम का जो ये क्या कहें कि बेंच वगैरह जो होते हैं या क्लासरूम में उचित मात्रा में प्रकाश की व्यवस्था हो, इसका मतलब होता है आपको सीखने की परिस्थिति से, यानी कि जिस परिस्थिति में आप सीख रहे हैं वह सारी परिस्थितियां शिक्षा के मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान के जो जानकार होते हैं, जो विद्वान होते हैं, इनका यह उद्देश्य होता है कि उन परिस्थितियों को अनुकूल किया जाए। यदि अनुकूल परिस्थिति हो, बैठने का प्रॉपर वे में व्यवस्था हो, अच्छी माहौल हो, उचित प्रकाश हो, ये कहें कि हवा की उचित व्यवस्था हो, तो बच्चा आसानी से कठिन टॉपिक को भी सीख सकता है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि अगर ये सारी चीज़ें प्रतिकूल हो तो उस प्रतिकूल अवस्था का प्रभाव उस बच्चे के ऊपर पड़ेगा और आसान से आसान टॉपिक को वह इजी वे में नहीं सीख सकता है, उससे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का जो तीसरा टॉपिक है, सीखने की परिस्थिति। आई होप आप लोग समझे होंगे। देन आपका चौथा जो है मापन और मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। मापन और मूल्यांकन भी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति कुछ कार्य करता है तो उसका एटलीस्ट उद्देश्य क्या होता है? रिजल्ट। रिजल्ट कैसे आएगा? मापन से, मेजरमेंट से, इवैल्यूएशन से। तो एक उचित मापन और मेजरमेंट करना या मापन की जो प्रक्रिया होती है, इवैल्यूएशन की जो प्रक्रियाएं होती है, यह शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है। अगला आपका टॉपिक है निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य। देखिए, अभी बार बार इस बात की चर्चा हो रही है कि शिक्षा का उद्देश्य होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास।
सर्वांगीण विकास के लिए गाइडेंस के रूप में गाइडेंस देना और उनकी जो मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ है, यह बूस्टअप रहे, मेंटली बच्चे तैयार रहें हर सिचुएशन में अपने आप को। जैसे आज की जो कोविड-19 की स्थिति है, इस स्थिति में बच्चे बहुत शुरुआती दौर में देखा गया कि बच्चों पर ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा, बैड इफेक्ट पड़ा, बच्चों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब क्या है, बच्चे धीरे धीरे अभ्यस्त हो गए हैं, टीचर से इंटरेक्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन मोड में क्लास ले रहे हैं, उसमें व्यस्त रह रहे हैं और अगर कहीं परेशानियां होती है तो शिक्षक के संपर्क में आकर के उस समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करते हैं। यानी कि अब यह जो पेंडेमिक था वह एक अवसर के रूप में बदल गया है। तो शिक्षा मनोविज्ञान इसका भी प्रयास करता है कि बच्चों को उचित निर्देशन मिले और मानसिक स्वास्थ्य उनकी बढ़िया रहे, बूस्टअप रहे, ताकि शिक्षण इजी वे में हो सके। इस तरह से हम लोगों ने स्कोप देखा। फिर आप देखेंगे सिग्निफिकेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, यानी कि क्यों, आखिर इसका क्या महत्व है हमारे समाज में, क्या महत्व है शिक्षण के क्षेत्र में, क्या महत्व है हमारे समाज के सुधार में, इसकी हम चर्चा करेंगे पॉइंट दर पॉइंट। इसमें पहला पॉइंट क्या है, फिर वही बात आती है, कहीं से आइए, छात्र की बात सबसे पहले होनी है शिक्षा मनोविज्ञान में, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का लास्ट उद्देश्य जो प्रथम और लास्ट दोनों उद्देश्य क्या होता है, शिक्षार्थी का ऑल राउंड डेवलपमेंट, शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास। देखिए यहाँ पहला टॉपिक दे रहा है छात्रों के विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, छात्र की विकासात्मक जो विशेषता है या उसका डेवलपमेंट फीचर्स हैं, नहीं, इसको जानने का प्रयास शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है कि बच्चा जिसको आप टीच कर रहे हैं वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है, वह उसकी जो अचीवमेंट है वह सही दिशा में है या नहीं है, या वह उसकी हम जानेंगे कि उसका इंटरेस्ट किस पार्टिकुलर सब्जेक्ट एंड मैटर में है, उसका एटीट्यूड किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड मैटर में है, उसकी जो है मानसिक क्षमता कितनी है। इन सारी चीज़ों का अध्ययन करके आप उसके विकासात्मक अध्ययन करते हुए उसको सही दिशा में ले जाने के लिए एज ए टीचर प्रयास करें। यह शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। दूसरी चीज है कक्षा के शिक्षण के स्वरूप को समझने में। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान से आसानी से शिक्षक अपने कक्षा कक्ष में अपना जो शिक्षण है, जैसे कि हमने इसके पहले बात किया था टीचिंग मेथड का, टीचिंग मेथड में क्या बदलाव करने चाहिए ताकि हमारा शिक्षण प्रभावी हो सके, इसका भी इजी वे में प्रयास करता है और इसे ढूंढने का प्रयास करता है। इस समस्या का शिक्षण में जो भी परेशानी, कोई भी एज ए टीचर पहली बार अगर क्लासरूम में जाता है या शुरुआती दौर में सबके साथ कुछ ना कुछ समस्याएं आती है, तो इस समस्या को, इस इशू को सॉल्व करने में शिक्षा मनोविज्ञान सहायता प्रदान करता है और अपने टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो शिक्षक होता है वह क्या करता है, अपने शिक्षण का जो स्वरूप है, टीचिंग जो मेथड्स हैं, अगर प्रभावी नहीं हो रहा है तो दूसरे का प्रयोग करेगा, तीसरे का प्रयोग करेगा। इस तरह से अपनी टीचिंग मेथड में परिवर्तन ला करके टीचिंग को इफेक्टिव करने का प्रयास करता है। यदि उसे शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है तो लगातार वह क्या है, शिक्षा उसकी अप्रभावी होती रहेगी, अंततः वह उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा और शिक्षण अप्रभावी हो जाएगा और समाज सुधारक के बाद आप समझ सकते हैं कि दूसरा क्या हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरी जो पॉइंट है शिक्षार्थियों की समस्याओं को समझने में। शिक्षार्थी की समस्या को समझने में भी शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत बड़ा योगदान होता है। कैसे भाई, तो आप कह सकते हैं कि शिक्षार्थी के सामने कौन सी समस्या है, इसको आसानी से, क्योंकि शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञाता होता है और शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षार्थी के व्यवहारों के आधार पर वह इस बात को जज करने का प्रयास करता है, इस बात की आइडेंटिफिकेशन करने का प्रयास करता है कि बच्चा अगर क्लासरूम में शांत बैठा है तो क्यों बैठा है। अगर कोई बच्चा लगातार एक्टिव रहता है, या ये कहें कि कोई ऐसा बच्चा है जिसका हर टेस्ट में, हर वीकली टेस्ट में, हर मंथली टेस्ट में, हाफ ईयरली टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं, एकाएक उसका नंबर अगर
कम हो जाता है या पिछले इवेल्युएशन से कम आते हैं, तो शिक्षक वह जानने इस व्यवहार के आधार पर जानने का प्रयास करता है कि आखिर इसकी कारण क्या है, और उस कारण का निदान करने का प्रयास शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक करता है। देन अगला जो पॉइंट है, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने में। देखिए आप लोग इसमें अधिकांश लोग सीटेट का तैयारी करने वाले लोग होंगे, इसमें एक आप पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस टॉपिक है, व्यक्तिगत विभिन्नता एक टॉपिक है जिसको हम डिटेल्स अगले वीडियो में लेंगे। जब टॉपिक दर टॉपिक चल रहे हैं तो उस टॉपिक पे भी आएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान कहता है यह व्यवहारिक चीज़ है। शिक्षा मनोविज्ञान ऐसा कुछ नहीं है कि व्यवहारिक चीज़ों को कहता है, क्योंकि ये व्यवहार का अध्ययन ही है। तो आप जानते हैं कि सभी बच्चे अपने आप में विशिष्ट होते हैं, सभी बच्चे अपने आप में स्पेसिफिक होते हैं, स्पेशल होते हैं। अब कहने का मतलब है स्पेशल होने, सब बच्चे अपने आप में स्पेशल हैं, सब बच्चे अपने आप में विशिष्ट हैं। इसका मतलब क्या कि एक बच्चे का मेंटल एबिलिटी, एक बच्चे की मोरल एबिलिटी, एक बच्चे का सोशल एबिलिटी दूसरे बच्चों की तुलना में अलग होती है। सेम उम्र के, इवन ये भी कह लें कि ट्विन चिल्ड्रन यानी कि जुड़वा बच्चे, दो आपसी जुड़वा बच्चे हैं, उनके भी मानसिक क्षमता में, उनकी भी सामाजिक विकास में, उनकी भी नैतिक विकास में अंतर देखने को मिलता है। और ये मनोविज्ञान क्या करता है, उसका अध्ययन करने का काम करता है, और उस अध्ययन के आधार पे उनके साथ उस तरह का टीच करने का, ट्रीट करने का प्रयास करता है। यानी कि शिक्षार्थी की जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, एक ही परिवेश में आप देखते हैं कि आप सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं। शिक्षार्थियों की धनात्मक मनोवृत्तियों को विकसित करने में देखिए शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थी को, शिक्षार्थी को शिक्षा के जो प्रेमिक हैं, जो आपके स्टूडेंट होते हैं, इनकी जो मनोवृत्ति है, एटीट्यूड है, इसको पॉजिटिव करने में सहायता प्रदान करता है ना। इसका ये उद्देश्य होता है, यह इसका बहुत बड़ा एक महत्व है कि शिक्षा मनोविज्ञान हरदम एनीवे एनीवेयर यह प्रयास करता है। जरूरी नहीं है कि ये कभी दबाव नहीं देने का प्रयास कर, नहीं तुमको पढ़ना ही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चे का जिस पार्टिकुलर क्षेत्र में रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, उसे उस क्षेत्र में ही पॉजिटिव वे लेते हुए और सकारात्मक रूप में आगे बढ़ाने का काम करता है। शिक्षक अपने अनुभव के आधार पे, व्यवहारों के अनुभव के अध्ययन के आधार पे यह प्रयास करता है कि शिक्षार्थी का जो मनोवृत्ति है, जो उसकी टेंडेंसी है, उसको पॉजिटिव वे में विकसित करने का काम किया जाए। अगला है प्रभावी शिक्षण विधि की पहचान में। देखिए शिक्षण विधि बार बार आ रही है। शिक्षण विधि कौन सी शिक्षण विधि, क्योंकि शिक्षक बार बार अपनी शिक्षण जो विधि है, टीचिंग स्किल है, टीचिंग मेथड्स है सॉरी, उसको चेंज करता है और इसमें देखने का प्रयास करता है कि कौन सी शिक्षण विधि प्रभावी है, और जो सबसे प्रभावी शिक्षण विधि है, यानी कि बच्चों को सिखाने में जो शिक्षण विधि ज़्यादा प्रभावी होती है, ज़्यादा हेल्पफुल होती है, उस शिक्षण विधि का ही चयन शिक्षक के द्वारा क्लासरूम में बार बार किया जाता है। ठीक है, यानी कि शिक्षण को प्रभावी बनाने में शिक्षक को मदद करने का काम शिक्षा मनोविज्ञान करता है। एक कुशल शिक्षक के रूप में अपने आप को डेवलप करने में हेल्प करने का काम शिक्षा मनोविज्ञान करता है। अगला है पाठ्यक्रम निर्माण में। आपने देखा ही पिछले जो टॉपिक था, इससे पहले वाला पाठ्यक्रम निर्माण में भी शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका है। आई होप आप लोग वहाँ से समझे होंगे। देन लास्ट जो आपका है टॉपिक पॉइंट, अपवादात्मक बच्चों का, एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस जो हैं उनको मार्गदर्शन करने में। अब आप सोच रहे होंगे कि अपवादात्मक बच्चे क्या हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपवाद होते हैं। दूसरे शब्दों में ये कहें कि उनकी जो मेंटल एबिलिटी होती है या तो बहुत ज़्यादा हाई होती है, नहीं तो लो होती है। फिजिकल जो पोजीशन होता है, फिजिकल सिचुएशन होता है, फिजिकल जो उनकी स्थिति होती है वह अलग होता है, दूसरे से अलग होता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो सामान्य से अलग होते हैं।
उनकी जो फिजिकल बनावट होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, वो दूसरों से अलग होता है। तो ऐसे बच्चों को शिक्षा के लिए मार्गदर्शन करने के लिए, क्योंकि ऐसे बच्चे जो होते हैं थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि दूसरों से जो अलग हैं, थोड़ा सा अपने आप को हीन भावना से ग्रसित होते हैं। तो इस हीन भावना से बाहर निकालने में शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत बड़ा महत्व होता है, और शिक्षक का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि शिक्षक ही शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग करते हुए उन एक्सेप्शनल बच्चों का मार्गदर्शन करने का काम करता है, और उनको वहाँ से बाहर निकाल करके और उन्हें पॉजिटिव वे देते हुए और सक्सेस कराने का प्रयास, अपना महत्वपूर्ण मदद उसमें करने का प्रयास शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान के सहायता से करता है। इस तरह से हम लोग आज इस आज का क्लास जो था उसको अंतिम पॉइंट तक पहुंच गए हैं, और आई होप आप लोग इस कंसेप्ट को समझे होंगे। फिर लास्ट में एक बार आप लोगों से यह मेरा रिक्वेस्ट है कि कहीं कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं अगले वीडियो में सबसे पहले उस कमेंट को ही लूँगा और उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूँगा, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, और मुझे भी जो अपनी अब तक ऑफलाइन की क्लास चलती रही है, प्रॉपर वे में क्लास चलती रही है, तो हो सकता है कुछ कमियां इसमें दिख रही हो सकता है हम अपने आप को यहाँ परफेक्ट महसूस नहीं कर रहे हों। तो इस अपने आप को भी परिमार्जित करने में हेल्पफुल होगा आपका कमेंट, आपका राय, आपका सुझाव। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो के जाने के बाद आप लोग ज़रूर अपने महत्वपूर्ण सुझाव देंगे। मैं उनका स्वागत करता हूँ, ताकि आप जान रहे हैं, आप लोग पढ़ेंगे भी, क्योंकि अधिगम एक चैप्टर भी है। सीखना, लर्निंग जो है एंडलेस प्रोसेस है, इसका कोई अंत नहीं है। आपको बाई बर्थ शुरू होता है, और आपको अंत तक, जब तक सांस है तब तक आता है, जब तक आप जीवित रहते हैं, जब तक आपकी जिज्ञासा जीवित रहती है तब तक आप सीखते हैं। अगर जिज्ञासा मर गई तो आपकी कहानी खत्म हो गई, और आप संकीर्ण हो गए, और आप सीखने सिखाने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। इसलिए मैं आपको सुझाव का ये क्या कहें इंतज़ार करूँगा। अंत में एक रिक्वेस्ट थी, वही बात कि मेरी अगर टीचिंग अच्छी आप लोगों को लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इससे हमको सपोर्ट मिलेगा भविष्य में, या अभी मिल रहा है, हमारी शिक्षण मनोविज्ञान का जो कंसेप्ट है वह क्लियर हो रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का काम करेंगे, सब्सक्राइब करने का काम करेंगे, और कमेंट तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि इससे पता चले कि हम कहाँ हैं, कहाँ तक आपको सहयोग कर पा रहे हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।